Good evening, students. Let's start with the next topic of chapter Political Parties of class 10th. Challenges to political parties. क्या क्या challenges हैं जो political parties को face करनी पड़ती हैं. तो इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि what are the challenges faced by political parties. तो जो आंसर्स डिस्कस्ड हैं उसी से में फ्रेम करके यू कैन राइट योर आंसर्स. बहुत सारे चैलेंजेस हैं. तो आपकी एनसीईआरटी बुक में 4 चैलेंजेस अच्छे से दिए हुए हैं. तो वही 4 चैलेंजेस को वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो. द फर्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी. मतलब कहने को पॉलिटिकल जो पार्टीज़ होती है वो डेमोक्रेसी के सेटअप पे ही काम करती हैं, लेकिन अगर इंटरनली हम लोग देखें तो इंटरनली ही उनमें डेमोक्रेसी फॉलो नहीं होता है. कैसे ये देखेंगे. द फर्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज. All over the world, there is a tendency in political parties towards the concentration of power in one or few leaders at the top. हर जगह हम लोग देखेंगे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है उसमें मेंबर्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन पावर जो है वो सबके हाथ में नहीं होता है. पावर जो होता है वो कुछ ही लोगों के हाथ में होता है, या जो लीडर्स एकदम टॉप पे होते हैं उनके हाथ में सारे पावर्स होते हैं. पार्टीज़ डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर्स. पार्टीज़ अपने मेंबरशिप रजिस्टर्स मेंटेन नहीं करते हैं. उनको यही नहीं पता है कि उनके पार्टी में कितने मेंबर्स हैं. अगर हैं भी तो जो मेन लीडर्स टॉप पर हैं सिर्फ उनसे सारी चीज़ें डिस्कस हो जाती हैं. बाकी जो लीडर्स हैं वो सिर्फ वहाँ पे ऑर्डिनरी लीडर्स रह के रह जाते हैं. पार्टीज़ डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग. सारे मेंबर्स की मीटिंग्स भी ये लोग सेटअप नहीं करते हैं, कंडक्ट नहीं करवाते हैं. पार्टीज़ डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस रेगुलरली. किसी अगर चीज़ पे उनको डिसीजन लेना है तो दे आर नॉट कंडक्टिंग इलेक्शंस इंटरनली. जो टॉप लीडर्स हैं वो आपस में बैठ के अपना डिसीजन फाइनल कर लेते हैं. Ordinary members of the party do not get sufficient information on what happens inside the party. और जो बाकी के members हैं they are just the members for the name sake. सिर्फ नाम के लिए वो लोग मेंबर्स होते हैं, क्योंकि उनको पार्टी के बारे में अंदर पार्टी में क्या चल रहा है उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं है. दे आर जस्ट हैविंग द सिंबल, दे आर जस्ट वेयरिंग द बैजेस, दे आर जस्ट वर्किंग फॉर द पार्टी. लेकिन मेन जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है उसमें उनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. दे आर द मेंबर्स ओनली फॉर द नेम सेक. They do not have the means or connections needed to influence the decisions. ना तो उनके पास कोई तरीका है, ना तो उनके पास कनेक्शंस है टॉप लीडर से कि वो किसी भी डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकें, अपनी कोई ओपिनियन दे सकें या उसे पार्टिसिपेट कर सकें. उनके पास कोई भी मीडियम नहीं है, ना तो कोई कनेक्शन है. They are only expected to remain personally loyal to the leader and trust the leaders. यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ होती है, अगर पार्टी में उनको अगर जैसे बाकी जो टॉप लीडर्स होते हैं उनको अगर कुछ करना है, जो एक्टिव मेंबर्स हैं वो जो सबसे टॉप लीडर होगा उसकी क्या करेंगे, बटरिंग करेंगे, उसकी चापलूसी करेंगे और तब उनको उसमें रेंज में रखा जाएगा. बाकी जो मेंबर्स हैं दे आर लीस्ट इन्फॉर्म्ड अबाउट एनीथिंग. उनसे ना तो डिसीजन के लिए कभी पूछा जाएगा, ना उनसे उनकी ओपिनियंस ली जाएगी. बस उनसे ये बोला जाएगा कि हाँ आप हमारे लिए लॉयल रहिए और आप हम पे भरोसा रखिए. तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ का सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि इनके बीच में इंटरनल डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिलती है. ऑल्दो दे आर रूलिंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ डेमोक्रेटिक, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी वाले सेटअप पे चलती है. लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ में अंदर की तरफ देखा जाए तो उनमें बिल्कुल भी इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती है. तो दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज़. सेकंड है चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन, जिसको नेपोटिज्म बोलते हैं. The political parties do not practice open and transparent procedures for their functioning. जो political parties हैं उनकी जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होती हैं. वो ज़्यादा चीज़ों को ट्रांसपेरेंट नहीं रखते हैं. कैसे फंक्शन कर रहे हैं ये सब मेंबर्स को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है. प्लस यहाँ पे क्या है, जो पहले वाला चैलेंज था उससे कनेक्ट करके चलेंगे कि जो टॉप लीडर्स होते हैं सिर्फ वही लोग बैठ के अपना डिस्कशन करते हैं. तो वो लोग चाहते हैं कि जब उनकी फैमिली की आगे की जनरेशन आएगी वो जब नहीं रहेंगे तो उनके आने वाली जनरेशन उनको क्या करेगी, जिम्मेदारी निभाएगी. तो यहाँ पे डायनेस्टिक सक्सेशन चलता है. जैसे जनरेशन टू जनरेशन जो है वो पावर्स को पास ऑन करने में वो लोग क्या करते हैं, बिलीव करते हैं. देयर आर वेरी फ्यू वेज फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर टू राइज टू द टॉप इन अ पार्टी. जो एक ऑर्डिनरी मेंबर है उसके पास बहुत ही एकदम कोई तरीका ही नहीं होता जिससे वो कभी सोच सके कि हाँ मैं भी कभी टॉप पोजीशन में पहुंच पाऊंगा. क्योंकि जो टॉप पोजीशन पे हैं वो लीडर्स किसको पहले प्रायोरिटी देंगे, वो प्रायोरिटी पहले देंगे अपने फैमिली मेम्बर्स को, जो लोग उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, जो उनकी फैमिली में जितने सारे लोग हैं पहले उनको वो पावर में लाना चाहेंगे, ना कि किसी ऑर्डिनरी मेंबर को.
तो एक तरह से ये भी एक परेशानी हो जाती है कि जो ऑर्डिनरी मेंबर है उसको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, बिकॉज दैट ऑर्डिनरी मेंबर नेवर गेट्स अ चांस टू मूव टू द टॉप लेवल ऑफ द पार्टी। वो कभी उसको मौका मिलता ही नहीं है। Those who happen to be the leaders are in a position of unfair advantage to favor people close to them or even their family members। जो सबसे ऊपर पार्टी में टॉप पोजीशन पर हैं उनके लिए पहली प्रायोरिटी या तो उनके जो लोग क्लोज हैं वो होंगे या तो उनके फैमिली मेम्बर्स के ही होंगे। In many parties the top positions are always controlled by members of one family। जैसे कोई लीडर है, ऊपर है, पार्टी के सब सारे टॉप डिसीजंस वो ले रहा है, सब टॉप मोस्ट पोजीशन पे वो है, तो वो हमेशा प्रायोरिटी अपने फैमिली मेम्बर्स को देगा। वो चाहेगा कि मेरे बाद जो चीज़ें हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो जाए मेरे फैमिली के किसी मेंबर पे। तो एक ही फैमिली जो है उसमें क्या करने लगता है, डोमिनेट करने लगता है, बाकी मेंबर्स बिल्कुल वहाँ पे ऑर्डिनरी की तरह ही रह जाते हैं। दिस इज़ अनफेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ दैट पार्टी। और ये जो है ये कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज हो जाता है जो ऑर्डिनरी मेंबर होता है। This is bad for democracy also, since people who do not have adequate experience or popular support come to occupy positions of power। और इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी है कि वो लोग जिनको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता है वो भी टॉप पोजीशंस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिनको ना तो कभी वर्क एक्सपीरियंस है, जस्ट बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू द पीपल ऑन द टॉप पोजीशंस। तो उनको फेवर करके वो लोग पार्टी में टॉप पोजीशन दे देते हैं, लेकिन उनको असल में वर्क एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये भी एक तरह से क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो दिस वाज द सेकंड चैलेंज कि चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन, जिसको हम लोग नेपोटिज्म बोलते हैं, जो आपको मूवीज़ वगैरह में देखने को मिलेंगे कि अगर कोई एक एस्टैब्लिश सुपरस्टार है तो उसके जो बच्चे होंगे उनको रोल वगैरह मिलने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। वहीं पे अगर कोई फ्रेशर आता है तो उसको ज़्यादा थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो सेम थिंग गोज़ इन द पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो। नेक्स्ट थर्ड है मनी एंड मसल पावर। द थर्ड चैलेंज इज़ अबाउट द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टीज, स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शंस के टाइम में कैंपेनिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा मसल पावर की भी ज़रूरत पड़ती है, especially during the times of elections. Since parties are focused only on winning elections, they tend to use shortcuts to win elections। क्योंकि पार्टीज़ का मेन मकसद होता है कि अगर वो लोग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शंस तो उनको सिर्फ और सिर्फ जीतना है। तो जीतने के लिए कभी कभी वो शॉर्टकट तरीके भी क्या कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। They tend to nominate those candidates who have or can raise lots of money। तो वो उन कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, जो बहुत सारा फंड्स रेज कर सकते हैं, ताकि कैंपेनिंग में क्या हो सके, कैंपेनिंग अच्छे से हो सके। जितनी ज़्यादा कैंपेनिंग होगी उतनी ज़्यादा आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है इलेक्शन जीतने की। तो कैंपेनिंग में क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा लगना होता है तो पार्टीज नॉर्मली दे टेंड टू नॉमिनेट ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव लॉट्स ऑफ मनी एंड दे आर रेडी टू रेज ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स। Rich people and companies who give funds to the parties tend to influence on the policies and decisions of the party। फिर जो बड़ी बड़े लोग हैं, जो रिच पीपल हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो इनको फंड्स देगी, फिर उनके हिसाब से उनकी पॉलिसीज़ भी क्या होंगी, इन्फ्लुएंस होंगी, क्योंकि उन्होंने पैसा दिया है, पार्टी को हेल्प आउट किया है कैंपेन करने में, और अगर वो जीत जाती हैं तो कहीं ना कहीं उनकी वजह से ही वो जीती होती हैं। तो बाद में जितनी भी पॉलिसीज़ बनती हैं, जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में, उनका उन डिसीजंस पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने लगता है। इन सम केसेस पार्टी सपोर्ट क्रिमिनल्स हु कैन विन इलेक्शंस। फिर जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है उनको भी पार्टी सपोर्ट करने लगते हैं। उनको लगता है कि हाँ, इनसे लोग बहुत ज़्यादा डरे हैं तो इनको वोट देंगे, उनका खौफ है लोगों को तो उनको वोट देंगे। तो स्पेशली इलेक्शंस में देखा गया है कि मनी और मसल पावर का बहुत ज़्यादा ट्रेंड ग्रो कर जाता है। तो ये भी एक तरह से क्या है, एक चैलेंज है। नेक्स्ट, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। लोगों के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती हैं, क्योंकि ले दे के सारी पार्टीज़ का जो आइडियोलॉजी होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। तो वोटर्स के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं कि वो किसको सेलेक्ट करें, किसको ना सेलेक्ट करें। The political parties do not seem to offer meaningful choice to the voters. In order to offer meaningful choices, parties must be significantly different। अगर आपको meaningful choices देने हैं voters को तो parties को क्या होना पड़ेगा, different होना पड़ेगा। In recent years, there has been a decline in the ideological differences among parties in most part of the world। वर्ल्ड में देखा गया है कि
लास्ट कुछ ईयर्स में जो पार्टीज़ के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हुआ करते थे वो बहुत कम हो चुके हैं। अब नॉर्मली सारी पार्टीज़ के आइडियोलॉजिकल सारी पार्टीज़ की आइडियोलॉजी ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है, उनकी फंक्शनिंग भी क्या होती है, सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल द डिफरेंस बिटवीन द लेबर पार्टी एंड द कंजर्वेटिव पार्टी इन ब्रिटेन। यहाँ पे ब्रिटेन का एग्जाम्पल लिया है कि यहाँ पे दो पार्टीज़ हैं, एक लेबर पार्टी और एक कंजर्वेटिव पार्टी है। इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं हैं, बहुत ज़्यादा कम डिफरेंसेस हैं। ये बेसिक फंडामेंटल एस्पेक्ट्स पे एग्री हो जाते हैं, बस थोड़ा बहुत कैसे उनको फ्रेम करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है पॉलिसीज़ को, सिर्फ उसमें डिफरेंस होता है। बाकी फंक्शनिंग और जो पॉलिसीज़ की फ्रेमिंग वगैरह है वो बिल्कुल सेम होती है, बस जो तरीका होता है काम करने का वो थोड़ा सा अलग होता है। तो बेसिकली देखा गया है कि ब्रिटेन में भी जो दो पार्टीज़ होती हैं अलग अलग, सबकी आइडियोलॉजिकल जो बेस होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है। In our country too, the differences among all the major parties on the economic policies have reduced. Those who want really different policies have no option available to them. इंडिया में भी जो पार्टीज़ हैं अगर देखा जाए रिसेंट ईयर्स में, तो सबके आइडियोलॉजिकल बेस जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है, बस फंक्शनिंग थोड़ी बहुत अलग होती है। सबका एक ही रहता है कि फंडामेंटल एस्पेक्ट पे उन्हें काम करना है, पॉलिसीज़ बनानी है फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। तो ऑलमोस्ट सबकी जो स्कीम, सबके प्लान्स होते हैं वो डैट इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी एज अ होल ही रहती है। तो वोटर्स को समझ में नहीं आता, वोटर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको वोट करें किसको ना वोट करें, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस ही अवेलेबल नहीं होते हैं। Sometimes people even cannot elect very different leaders either because the same set of leaders keep shifting from one party to another. एक और दिक्कत आती है कि जब लीडर्स होते हैं वो हमेशा शिफ्ट होते रहते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी। तो लोगों के पास ये भी ऑप्शन नहीं रहता है कि वो अलग अलग लीडर्स को इलेक्ट कर पाएँ, क्योंकि घूम फिर के जो लीडर्स हैं वो एक ना एक पार्टी से दूसरी पार्टी में क्या होते रहते हैं, शिफ्ट होने लगते हैं। तो लोगों के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं रहते हैं। सेम सेट ऑफ लीडर्स आर बीइंग वोटेड again and again because they are only the ones who keep on shifting from one party to another. तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द चैलेंजेस। इसमें स्टार्टिंग में यू कैन टेल अबाउट द डेमोक्रेटिक सिचुएशन ऑफ ए कंट्री, उसके बाद द पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल, उनके बाद उनके चैलेंजेस क्या हैं, उसको लिख के ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में लास्ट टॉपिक है कि हाउ टू ओवरकम दिस चैलेंजेस, मतलब जो ये चैलेंजेस हैं इनको कम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 1-2 लॉ पास हुए हैं, बाकी बहुत सारे चीज़ें हैं जिनको फॉलो करने के बाद पार्टीज जो हैं वापस में मतलब अपने आप में क्या ला सकती हैं, इन चैलेंजेस को रिड्यूस कर सकती हैं।